हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बाल्टियर डिवीजन के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए टेक्नीशियन 3 के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्ट कोस्ट रेलवे यानी ECOR के अंतर्गत जो बाल्टियर डिवीजन आते हैं वहाँ पर यह पेपर टेक्नीशियन 3 पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि QSQ कोटा के अंतर्गत पेपर कंडक्ट हुआ था, जो कि 25% थे। यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 120 मिनट का समय दिया गया था। और इस पेपर के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वह 100 रखे गए थे, यानी प्रत्येक प्रश्न जो थे वो 1 मार्क्स के रखे गए थे, यानी टोटल 100 मार्क्स का पेपर था। साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे। यहाँ पर जो पार्ट 1 है, जो कि जो मेन जो टेक्निकल और नॉर्मल सेक्शंस होते हैं, और पार्ट 2 के अंतर्गत ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा को 10 प्रश्न को रखे गए थे। तो यहाँ पर हम पहले पार्ट 1 भाग को देखते हैं। इसमें पहले प्रश्न पूछे गए थे, द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक इज, यानी यात्री ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक का जो मानक व्हील गेज होता है कितने mm के होते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि व्हील गेज जो होता है वो एक ही एक्सल पर 2 चक्कों के जो व्हील फ्लैंजेज होते हैं उसके बीच के डिस्टेंस को हम व्हील गेज के नाम से जानते हैं, जो कि नॉर्मली हमारा 1600 + 2 - 1 mm होता है, यानी मैक्सिमम आपका 1602 mm और मिनिमम की अगर बात करें तो 1599 mm होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें जो प्रश्न में पूछा गया था वो स्टैंडर्ड व्हील गेज पूछे गए थे, तो स्टैंडर्ड के केस में यह केवल और केवल 1600 mm होंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें हम ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, द ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन कोच इज थ्रू, यानी कोच में ड्रॉ एवं बफिंग फोर्स का ट्रांसमिशन किसके माध्यम से होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कोच की ड्रॉ एवं बफिंग फोर्स की ट्रांसमिशंस की, तो यह सेंटर पिवट के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फुल फॉर्म ऑफ NRV। NRV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉन रिटर्न वाल्व, यानी ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही उत्तर होंगे। इसके अलावा अगर बात करें कि नॉन रिटर्न वाल्व जो हमारा लगा होता है वह जो हमारा 2 तरह के पाइप्स होते हैं, एक हमारा BP पाइप होता है, एक हमारा FP पाइप होता है। और FP पाइप से हमारा जो डट कलेक्टर के जरिए जो ब्रांच पाइप से निकलते हैं वहाँ पर हमारा पहले आइसोलेटिंग कॉक लगा होता है, फिर यहाँ पर हमारा NRV लगा होता है नॉन रिटर्न वाल्व, फिर उसके बाद हमारा एयर टैंक्स जो होते हैं यानी गुड्स में 100 लीटर्स का, अगर कोचेज की अगर बात करें तो ये 200 लीटर का होता है। यहाँ पर NRV का काम होता है जो प्रेशर फीड पाइप से आ रहा है उसको ऑक्सिलरी रिजर्वायर यानी एयर टैंक्स में भेजना होता है, लेकिन वापस इसे नहीं आने देता है। तो यहाँ पर नॉन रिटर्न वाल्व जो हो वो हमारा FP पाइप से प्रेशर लेकर एयर टैंक्स में भेजता है, लेकिन रिटर्न नहीं होने देता है। यहाँ पर हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर D नॉन रिटर्न वाल्व इसका सही उत्तर हो जाएगा, NRV का फुल फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम, कंडमिंग साइज ऑफ रेडियस एट द टॉप ऑफ फ्लैंज शार्प फ्लैंज ऑफ ब्रॉड गेज मेन लाइन कोच व्हील इज, यानी जो ब्रॉड गेज मेन लाइन कोच व्हील फ्लैंज के फ्लैंज शार्प फ्लैंज के जो शीर्ष त्रिज्या का जो कंडमिंग लिमिट्स होता है वो कितने mm का होता है। तो टॉप ऑफ फ्लैंज शार्प फ्लैंज की अगर बात करें तो यह 5 mm इसकी कंडमिंग लिमिट्स होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फीड पाइप
थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ट्रेन इज चार्ज विथ कंप्रेस्ड एयर एट, यानी जो हमारा फीड पाइप चार्ज होता है थ्रू आउट ट्रेन में कंप्रेसर से, तो वो हमारा 6 kg/cm² होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय सीसी रैक। सीसी रैक से आप क्या समझते हैं? तो सीसी रैक जो हमारा गुड्स में अलग अलग टाइप्स के जो एग्जाम्पन्स होते हैं, जैसे हमारा इंटेंसिव जिसे एंड टू एंड भी बोलते हैं, फिर हमारा प्रीमियम, स्पेशल प्रीमियम, क्लोज सर्किट रैक यानी सीसी रैक्स होते हैं। ये सारे हमारे गुड्स में एग्जाम्पन्स का टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर सीसी का फुल हो जाएगा क्लोज सर्किट रैक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। या जो हमारा क्लोज सर्किट रैक के लिए जो बीपीसी दिया जाता है वह शुरुआती पॉइंट्स पर 100% और इंडोट की अगर बात करें तो मिनिमम 90% होना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा जो क्लोज सर्किट रैक का बीपीसी इशू किया जाता है वो येलो पेपर पर इशू किया जाना चाहिए। और नॉर्मली अगर बात करें वैलिडिटी की, तो सीसी रैक के केस में या तो 30+5 डेज या जो बॉक्स एनएचएल वगैरह होते हैं वह इसकी वैलिडिटी 35+5 डेज भी कहीं कहीं चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर वैगन इन एयर ब्रेक एक्सेप्ट ब्रेक बान इज, यानी ब्रेक बान को छोड़कर एयर ब्रेक में जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर टैंक की जो कैपेसिटी होता है वो कितने लीटर का होता है। यहाँ पर एक्सेप्ट ब्रेक बान बोला गया है तो यह 100 लीटर का होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। वहीं ब्रेक बान में 75 लीटर्स का एयर टैंक्स होते हैं। वहीं कोचेज की अगर बात करें हम, तो कोचेज में जो टैंक होते हैं वह 200 लीटर का एयर टैंक की कैपेसिटी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द कलर ऑफ बीपीसी ऑफ एयर ब्रेक सीसी रैक। सीसी रैक के केस में जो ब्रेक पावर्स का कलर कोड होगा वह येलो कलर यूज किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो इन वैगन हैंड ब्रेक इज यूज्ड व्हेन, यानी वैगन में हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है जब वह यार्ड में खड़ा हो, यानी स्टैंडिंग इन यार्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू। ब्रेक रिलीज के दौरान जो ब्रेक सिलेंडर से प्रेशर निकलता है वो एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में चला जाता है, वायुमंडल में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है परमिसिबल वेरिएशन इन न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर्स ऑन द सेम एक्सल ऑन ब्रॉड गेज बोगी वैगन। यहाँ पर वैगन के केस में सेम एक्सल पर हमारा व्हील ट्रेड डायमीटर्स में वेरिएशन पूछा गया है। तो वैगन की अगर केस में अगर बात करें हम, तो सेम एक्सल पर हमारा 0.5 mm, सेम बोगी पर हमारा 13 mm और सेम वैगन में अगर बात करें तो 25 mm तक परमिट होता है हमारा व्हील ट्रेड डायमीटर्स। तो यहाँ पर हमसे सेम एक्सल में पूछा गया था, तो 0.5 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम, परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड ऑन अदर ब्रॉड गेज वैगन, यानी अनब्रॉड गेज जो वैगन है हमारा उसमें मैक्सिमम फ्लैट सरफेस पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर, तो वैगन के केस में जो फ्लैट सरफेस परमिसिबल होते हैं वह 60 mm तक। वहीं कोच की अगर बात करें और लोकोमोटिव्स का, तो यह केवल और केवल 50 mm तक परमिसिबल होते हैं। तो यहाँ पर हमसे वैगन के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो 60 mm ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द ब्रेक पावर ऑफ सीसी रैक्स फ्रॉम नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट पर ब्रेक पावर क्लोज सर्किट का पूछा गया है। तो नोडल पॉइंट यानी शुरुआती पॉइंट्स पर यह 100% होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही इन रोड में यह 90% मिनिमम होना चाहिए सीसी रैक के केस में।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है LHB कोचेज आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग, यानी LHB कोचों में किस प्रकार के बियरिंग लगे होते हैं, तो यह CTRB यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग इसमें प्रोवाइड होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप्ड बाई, यानी फुल सर्विस के दौरान एप्लीकेशन के दौरान जो ब्रेक पाइप से प्रेशर को ड्रॉप किया जाता है वह कितने kg का होता है, तो वो 1.5 kg प्रेशर का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट टाइप ऑफ सेंटर बफर कपलर यूज्ड इन इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे में किस प्रकार के सेंटर बफर कपलर का यूज किया जाता है, तो इसका अगर बात करें तो AAR टाइप का यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक शुड अप्लाई इन, यानी सर्विस एप्लीकेशन के दौरान जो ब्रेक लगना चाहिए कितने समय में, तो ये 3 to 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन द ब्रेक विल बी, यानी जब ब्रेक इंडिकेटर अगर हमारा ग्रीन हरा दिखा रहा हो तो उस समय ब्रेक जो होगा वो रिलीज कंडीशन को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वहीं रेड कंडीशन अगर ब्रेक इंडिकेटर हो तो यह अप्लाइड कंडीशन को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द डंप वाल्व वर्क ओनली ड्यूरिंग, यानी डंप वाल्व केवल किसके दौरान काम करता है, तो यह सर्विस एप्लीकेशन के दौरान काम करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल गाइडेंस ऑफ फिएट बोगी इज मेड बाय, यानी जो फिएट बोगी का जो लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल गाइडेंस होता है वो किया जाता है आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म के जरिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द पोजीशन ऑफ हैंडल टू ओपन एंगल कॉक इज, यानी एंगल कॉक को खोलने के लिए जो हैंडल की स्थिति क्या होगी, तो जो हमारा एंगल कॉक का जो ओपन कंडीशन में अगर बात करें पोजीशन ऑफ हैंडल की, तो यह हमारा पैरेलल टू पाइपलाइन को इंडिकेट करेगा। अगर हमारा पाइपलाइन की अगर पैरेलल अगर हमारा हैंडल होगा तो वो हमारा ओपन कंडीशन को इंडिकेट करेगा, वहीं अगर वर्टिकली होगा तो यह हमारा क्लोज कंडीशन को, यानी जो परपेंडिकुलर आप बोलते हैं परपेंडिकुलर कंडीशन अगर वो होगा तो हमारा क्लोज कंडीशन को, और पैरेलल होगा हमारा तो हमारा ये ओपन कंडीशन को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पैरेलल टू पाइपलाइन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर तो विच सिस्टम अप्लाइज ब्रेक व्हेन एयर स्प्रिंग फॉल्स, यानी एयर स्प्रिंग फेल होने पर कौन सा सिस्टम ब्रेक लगाता है, तो जब भी हमारा एयर स्प्रिंग के केस में अगर बात करें हम तो एयर स्प्रिंग जैसे ही हमारा बेल्लो से अगर लीकेज वगैरह होता है तो इस कंडीशन में हमारा जो फीवा डिवाइस होते हैं, जो हमारा प्रत्येक कोच में हमारा 2 फीवा यूनिट्स होते हैं, जिसका अगर बात करें हम तो काम होता है जैसे ही हमारा बेल्लो से लीकेज हो तो गाड़ी में ब्रेक लगाने का काम होता है। फीवा की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो फेलियर इंडिकेशन ब्रेक कम एप्लीकेशन डिवाइस होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, और इससे हमारा जो यूनिट्स होता है जो हमारा वहाँ से हिसिंग साउंड निकलने लगता है, जिससे हमारा पता चल जाता है कि हमारा एयर बेल्लो से कहीं लीकेज हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो अप्रॉक्स राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज का जो राइडिंग इंडेक्स होता है, तो राइडिंग इंडेक्स हमारा कंफर्टनेस ऑफ पैसेंजर को इंडिकेट करता है, जिसका राइडिंग इंडेक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू जितना ही कम होगा वो उतना ही कंफर्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हम बात करें LHB कोचेज का जो होता है वो 2.5 से लेकर 2.75 की रेंज में होता है इसका राइडिंग इंडेक्स, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 2.75 दिया गया है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HOG, HOG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर हेड ऑन जनरेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वहीं
इससे पहले हमारा इंड ऑन जनरेशन यूज किया जाता था LHP कोचेज में। तो EOG इसका हमारे जिसमें जनरेटर कार वगैरह होते हैं उसे हम EOG के तौर पर कंसीडर करते हैं, यानी इंड ऑन जनरेशन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ हेवी स्क्रैच मार्क आर अपीयर्स ऑन ब्रेक डिस्क द रीजन कुड बी, यानी डिस्क पर भारी खरोच के निशान अगर दिखाई देते हैं तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो जब भी हमारा ब्रेक डिस्क पर अगर कुछ हेवी स्क्रैच अगर अपीयर्स होता है तो इसका कारण हो सकता है कि हमारा जो कोई बाहरी फॉरेन पार्टिकल्स है वह ब्रेक पैड और जो हमारा ब्रेक डिस्क के बीच आकर फंस गए हो, जिससे हमारा हेवी स्क्रैच मार्क्स अपीयर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, द फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट बिटवीन द ब्रेक पैड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन 1 LHB बोगी आर, यानी जो यहाँ पर एक LHB बोगी के बारे में पूछा गया है नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर का। तो चूंकि आप जानते हैं कि हमारा प्रत्येक एक्सल पर 2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं, एक हमारा प्रत्येक ब्रेक डिस्क पर हमारा एक की संख्या में टोटल प्रत्येक एक्सल पर हमारा 2 ब्रेक सिलेंडर प्रत्येक एक्सल पर होते हैं। वहीं अगर बोगी के हिसाब से अगर पूछा जाता है तो आपका 4 ब्रेक सिलेंडर पर बोगी हो जाएगा। वहीं अगर प्रत्येक कोच के हिसाब से अगर पूछा जाए तो 8 की संख्या में आपका प्रत्येक कोच ब्रेक सिलेंडर होंगे। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया था प्रत्येक बोगी में, यानी 1 LHB बोगी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें जो नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर होंगे वो केवल 4 की संख्या में होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में 1 LHB बोगी के रिगार्डिंग पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WSP। WSP का मीनिंग होता है, अर्थ होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, यानी जब भी हम गाड़ी में ब्रेक एप्लीकेशन होते हैं हमारा तो उस दौरान हमारा जो हमारा व्हील है वो स्कीड ना हो सके, इसको स्कीड या स्लाइड होने से बचाने के लिए हमारा WSP सिस्टम कार्य करता है। इसमें अलग अलग पार्ट्स हमारा होता है WSP का, जैसे कि हमारा फोनिक व्हील, स्पीड सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर, प्रेशर स्विच, डंप वाल्व वगैरह सारे हमारे WSP का पार्ट्स होते हैं, जिसके माध्यम से हमारा व्हील को स्लाइड होने से बचाने का काम हमारा करता है WSP डिवाइस। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डू यू मीन ऑफ RTR। RTR से आप क्या समझते हैं। तो RTR का प्रयोग हम पूरे रेक को अगर टेस्ट करना होगा तो हम RTR का मदद लेते हैं, यानी रेक टेस्ट रिग इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वहीं इसके अलावा बात करें तो SWTR होता है, सिंगल वैगन टेस्ट रिग, यानी जो हम ROH या वैगन वर्कशॉप में हमारा जहां पर सिंगल बाय सिंगल वैगन को टेस्ट करने की रिक्वायरमेंट होता है तो हम SWTR का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर बात करें कोचेज के केस में तो SCTR यानी सिंगल का टेस्ट रिग होता है, जिसका प्रयोग हम कोचेज की टेस्टिंग वगैरह के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर हम तो ब्रेक पावर सर्टिफाइड इशूड फॉर प्रीमियम एंड टू एंड रैक विल बी वैलिड फॉर, यानी प्रीमियम एंड टू एंड रैक के लिए जारी किया गया प्रमाणित ब्रेक पावर कितने दिन तक के लिए वैलिड होता है। तो प्रीमियम की अगर बात करें हम प्रीमियम के केस में तो यह नॉर्मली जो होता है हमारा वो 12 + 5 डेज के लिए यह वैलिड होता है, जिसमें जो हमारा है 12 डेज है वह मल्टीपल लोडिंग के लिए है और 5 डेज इसके ग्रेस पीरियड होता है, ताकि उसको अनलोड करके पुनः उसे एग्जामिनेशन पॉइंट पर पहुंचाया जा सके। इसके अलावा बात करें कहीं कहीं आपसे स्पेशल प्रीमियम पूछ लिए जाएंगे तो इसका जो वैलिडिटी होता है वो होता है 20 + 5 डेज। यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में मेंशन नहीं किया गया है प्रीमियम के रिगार्डिंग, और पुराने हमारा होता था 12 + 3 डेज, यानी प्रश्न जो पूछा गया पुराने ट्रेंड के हिसाब से पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ब्रेक पाइप थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ट्रेन इज चार्ज विथ कंप्रेस्ड एयर एट, यानी पूरे ट्रेन में अगर ब्रेक पाइप प्रेशर के चार्ज की अगर बात करें हम तो यह 5 kg/cm² से होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है,
ऑन ब्रेकेज ऑफ प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग इन रूट के केस में अगर प्राइमरी स्प्रिंग सस्पेंशन अगर ब्रोकन हो जाता है, ब्रोकेज होता है, तो इस केस में अगर उस गाड़ी का जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लिमिट्स होता सब्जेक्ट टू कंडीशंस के बेसिस पर, तो वो हमारा 95 kmph होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें हम 60 kmph का, तो यह ईयर स्प्रिंग कि जो वेल्व से लीकेज होता है उसके फेलियर के केस में हम 60 kmph पर हम अलाउ करेंगे। लेकिन नॉर्मली अगर बात करें हम प्राइमरी स्प्रिंग की ब्रोकेज के केस में, तो हम 95 kmph पर हम अलाउ करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम, तो विच टाइप ऑफ ब्रेक्स सिस्टम एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर हैव बीन एलिमिनेटेड। किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम में एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर को हटा दिया गया है। तो जो हमारा BMBC यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर जो टाइप्स होते हैं उसमें एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर को एलिमिनेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द BP प्रेशर इन ब्रेक बान ऑफ 56 बॉक्सन वैगन लोड शुड नॉट बी लेस देन, यानी जो 56 बॉक्सन वैगन के जो ब्रेक बान में BP प्रेशर कितने से कम नहीं होने चाहिए, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर हम बात करें अप टू 56 बॉक्सन वैगन, तो ब्रेक बान में 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम प्रेशर नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर बात करें 56 एंड एबव, मोर देन अगर बात करें मोर देन 56, तो इस केस में मिनिमम 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 56 वैगन पूछा गया था बॉक्सन वैगन, तो यह 4.8 kg इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द नॉमिनल डायमेंशन ऑफ इलास्टोमेरिक पैड। जो हम EM पैड यूज करते हैं जब प्राइमरी सस्पेंशन के तौर पर कैसना बोगी में, तो इसका जो नॉमिनल डायमेंशन होता है वह 46 mm का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। जब यह रिड्यूस होकर 42 mm पर आ जाएगा तो हम इसको सर्विस से कंडेम कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एट व्हाट इंटरवल ऑफ इंटरमीडिएट और हॉलिंग ऑफ ICF कोचेज इज डन, यानी ICF कोचों का जो इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग किया जाता है वो कितने अंतराल पर किया जाता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें ICF की, तो यह 99 मंथ के अंतराल पर किया जाता है, 9 महीने के अंतराल पर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इंटेंसिव BPC ऑफ एयर ब्रेक स्टॉक बिकम्स इनवैलिड फॉर एंड टू एंड रनिंग इफ द कंपोजिशन ऑफ ट्रेन इज चेंज्ड बाय, यानी एंड टू एंड रनिंग के लिए जो इंटेंसिव ब्रेकिंग स्टॉक की गहन BPC की अमन हो जाएगा यदि ट्रेन की जो कंपोजिशन है कितने से ज़्यादा अगर उसमें चेंज वगैरह किया जाए। तो हम बात करें यहाँ पर एंड टू एंड रैक के केस में, तो कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिस कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं करता है तो उस केस में BPC इनवैलिड हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा पहले ध्यान रखिए कि 4 और मोर वैगन्स या कोचेज कि अगर हम कंपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा BPC इनवैलिड हो जाता है इंटेंसिव का। सेकेंड कंडीशन होता है कि लोडेड अगर हमारा ट्रेन होगा तो उसमें डेस्टिनेशन मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज वह BPC इनवैलिड हो जाएगी। थर्ड कंडीशन हमारा है कि जो हमारा 24 घंटे से ज़्यादा यानी 24 आवर्स से ज़्यादा अगर रेक्स एग्जामिनेशन यार्ड में अगर रुका रहता है तो उस कंडीशन में भी जो ब्रेक पावर है BPC हमारा एंड टू एंड का वो इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो एक ऑप्शन हमारा फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर 4 और मोर वैगन्स की अगर कंपोजिशन को अगर डिस्टर्ब करते हैं तो इस केस में हमारा BPC इनवैलिड हो जाएगा एंड टू एंड केस में।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर बताना है कि फंक्शन ऑफ एंटी क्रीप डिवाइस इज टू रेसिस्ट अनलॉकिंग ऑफ सीवीसी, यानी जो एंटी क्रीप डिवाइस होते हैं हमारा वह सहायता करते हैं ताकि जो हमारा लॉकिंग पीस है उसको अपलिफ्ट ना किया जाए, जिससे हमारा अनलॉकिंग का संभावना बना रहता है। तो लॉकिंग का तो इसको अनलॉक करने के लिए हमारा सीबीसी को, तो यह हमारा ट्रू फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ट्रू और फॉल्स है कि WSP सिस्टम इज प्रोवाइडेड इन LHP कोचेज। तो डेफिनेटली जो हमारा LHP कोचेज में है WSP सिस्टम व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस हमारा लगा होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ट्रू स्टेटमेंट इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है क्लीनिंग ऑफ LHP कोचेज शुड बी डन इन, यानी LHP कोचों का जो साफ सफाई है वह D1, D2 और D3 शेड्यूल्स, तीनों शेड्यूल्स में किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है Who was the Governor General of India when railway were first introduced in India? जब भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत किया गया था तब उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो यहाँ पर हम बात करें कि एट द टाइम ऑफ जब हमारा इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय गवर्नर जनरल थे वो हमारा लॉर्ड डलहौजी थे। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। और जो भारत में जब इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1853 का ईयर था, जब यह ट्रेन भारत में बॉम्बे से लेकर थाने के बीच रन किया गया था, जिसका डिस्टेंस 32 किलोमीटर्स था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर ट्रू और फॉल्स यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि CTRB यूज्ड इन BMBS वैगन। डेफिनेटली जो हमारा BMBS वैगन्स होते हैं उसमें भी हमारा बियरिंग के तौर पर हमारा CTRB यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग का यूज किया जाता है, जिसमें हमारा E और K टाइप दो तरह के हमारे मेनली CTRB यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा E ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ट्रू और फॉल्स, नक्कल पिवट पिन इज प्रोवाइडेड इन CBC टू ट्रांसफर ट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स खोजना है कि जो नक्कल पिवट पिन होता है हमारा वो प्रोवाइड करता है CBC को टू ट्रांसफर ट्रैक्टिव फोर्स। ट्रैक्टिव फोर्स को ट्रांसफ़र करने में हमारा नक्कल पिवट पिन कहीं ही सहायता नहीं करता है। यह हमारा नक्कल होता है जो लॉकिंग पीस के साथ हमारा लॉकिंग होता है, जिससे हमारा ट्रैक्टिव फोर्स जो कि एक दूसरे वैगन को खींचने में सहायक होते हैं, लेकिन नक्कल पिवट पिन का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट विल यू डू इफ हैंड ब्रेक आर अप्लाइड बट ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन। अगर हैंड ब्रेक लगा हो फिर भी ब्रेक इंडिकेटर अगर ग्रीन दिखा रहा हो तो उस कंडीशन में हो सकता है कि जो प्रेशर टैंक की जो प्रेशर है उसको हमको चेक करना चाहिए। सेकंड यह कर सकते हैं कि जो हमारा पार्किंग ब्रेक लाइन जो है हमारा उसमें लीकेज हो गया हो, या हो सकता है कि जो हमारा है केबल्स का अगर सेटिंग है वो हमारा डिस्टर्ब हो गया हो। ये तीनों केस में हमारा हैंड ब्रेक लगे होने की कंडीशन में भी हमारा ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन दिखा रहा होता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव फंक्शन को हमको चेकआउट करना चाहिए। यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ LHP बोगी, यानी LHP बोगी का जो व्हील बेस होता है वह कितने mm के होते हैं। तो LHP बोगी की अगर बात करें व्हील बेस का तो यह हमारा 2560 mm का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें हम ICF कोचेज की, ICF बोगी का यह 2896 mm का होता है। वहीं हम कैसना बोगी की अगर बात करें
तो यह इसका व्हील बेस 2000 प्लस माइनस 5 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कैसनम बोगी का ही पूछ लिया गया है, व्हील बेस जो कि 2000 प्लस माइनस 5 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ट्रू और फॉल्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। सिंगल नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग प्राइमरी सस्पेंशन इज यूज्ड इन फिएट बोगी। क्या फिएट बोगी में सिंगल नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? तो यह फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा इस तरह से बोगी हमारा जो होता है, तो यहाँ पर हमारा डबल नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग होता है। हमारा एक हमारा होता है आउटर स्प्रिंग, फिर हमारा होता है इनर स्प्रिंग, और सबसे ऊपर जो हमारा जो साइड फ्रेम से हमारा कनेक्टेड होता है, इसमें हमारा रबर डिस्क, फिर हमारा सेटरिंग डिस्क होता है, फिर हमारा आउटर और इनर स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन होता है, और नीचे हमारा कंट्रोल आर्म के जरिए कनेक्टेड होता है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा डबल नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग प्राइमरी सस्पेंशन के अंतर्गत फिएट बोगी में किया जाता है। तो यहाँ पर यह प्रश्न में हमसे सिंगल दिया गया था, तो यह फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द बुलस्टर लाइनर बियर लिमिट फॉर वैगन्स। यानी मालगाड़ियों के लिए जो बुलस्टर लाइनर का जो बियर लिमिट होता है वो 5 mm का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कोड फॉर AC3 टियर क्लास स्लीपर SG इज। यानी जो हमारा क्लास 3 स्लीपर जो AC3 टियर का होता है सेल्फ जनरेटिंग के केस में यहाँ पर SG का फुल फॉर्म होता है सेल्फ जनरेटिंग। तो इस केस में हमारा कोच का जो कोड होगा वह कौन सा होगा? तो यहाँ पर हम जो CN यूज करते हैं वो हमारा थ्री के लिए होता है। AC मतलब एयर कंडीशंस, G मतलब यहाँ पर होता है सेल्फ जनरेटिंग के केस में लिया जाता है, W वेस्टिबुल, और L हमारा LHB कोचेज के लिए रिगार्डिंग होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें अगर LWACCN के लिए, तो यह भी हमारा AC3 टियर स्लीपिंग कार होता है, लेकिन यहाँ पर SG के केस में पूछा गया था। तो SG के केस में केवल और केवल ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा हम बात करें तो जो LWSCZAC जो है हमारा CZ हमारा जो कोड यूज किया जाता है वो चेयर कार के लिए यूज किया जाता है। वहीं हम बात करें LWGSCN के लिए, तो यह हमारा जो है वो नॉन AC सेकेंड क्लास जो 3 टियर होता है सेल्फ जनरेटिंग के केस में, तो यह हमारा नॉन AC के केस में होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट डज द एक्रोनिम्स OMRS स्टैंड्स फॉर। यानी OMRS शब्द कीर्ति का पूरा रूप क्या है? तो OMRS का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक। यानी रोलिंग स्टॉक का जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जाता है वो OMRS के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हु इज द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ ART। यानी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन का जो ओवरऑल इंचार्ज होता है वह डिवीजन का जो सीनियर मोस्ट मैकेनिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, यानी सीनियर DME इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हु इज द कंपोनेंट अथॉरिटी टू ग्रांट स्टडी लीव फॉर ग्रुप C and D स्टाफ्स विद इन इंडिया। यानी भारत के अंदर ही ग्रुप C and D स्टाफ के लिए अगर स्टडी लीव ग्रांट करने के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं वो DRM होते हैं मिनिमम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर वर्कशॉप की अगर बात करें हम, तो वर्कशॉप लेवल पर जो कंपोनेंट अथॉरिटी होते हैं स्टडी लीव ग्रांट्स करने के लिए ग्रुप C and D कर्मचारी का वो होते हैं CWM, यानी चीफ वर्कशॉप मैनेजर जो होते हैं वो इसके कंपोनेंट अथॉरिटी होते हैं वर्कशॉप के केस में।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ अ रेलवे सर्वेंट रिजाइन्स फ्रॉम सर्विस ड्यूरिंग स्टडी लीव एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू रेगुलर लीव एज LAP एंड HLAP, लिविंग बैलेंस सच ए बैलेंस शैल बी ट्रीटेड एज। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि किसी रेल सेवक अपने स्टडी लीव के दौरान अगर सर्विस से रिजाइन करता है और उसका जो रेगुलर छुट्टी है उसको कन्वर्ट करके LAP या LHP किया गया है, तो उस केस में उसका जो लीव बैलेंस होगा वह ट्रेड जो बैलेंस है वो ट्रेड किया जाएगा एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के तौर पर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग लीव मे बी ग्रांटेड टू अ रेलवे सर्वेंट वॉलंटियर्ड टू डोनेट ब्लड इन गवर्नमेंट और रेलवे हॉस्पिटल्स फॉर रेलवे एम्प्लॉयज। यानी निम्नलिखित में से कौन सा अवकाश रेल कर्मचारी के लिए सरकारी या रेलवे अस्पतालों में स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए रेल सेवक को दिया जाता है। यानी जब कोई रेल कर्मचारी अगर अपनी स्वेच्छा से अगर ब्लड डोनेट करना चाहे रेलवे हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो उस केस में कर्मचारी को स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाता है, यानी स्पेशल CL। यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो बीच वन ऑफ द फॉलोइंग पेनाल्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड। निम्नलिखित में से कौन सा दंड मान्यता प्राप्त है? तो इसमें सेंस्योर जो है वह एज अ माइनर पेनाल्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी आपको SF11 इसके अंतर्गत दिया जाता है जब आपको सेंस्योर करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर एश्योरेंस ऑफ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। यानी अनुशासनात्मक कार्यवाही पर भेजने मेजर पेनाल्टी की चार्जशीट जारी करने के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो जब भी कोई कर्मचारी को अगर मेजर पेनाल्टी इशू करना हो तो इस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म 5 का यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं SF11 में माइनर पेनाल्टी अगर कोई छोटी गलती या हुआ छोटी शास्ति के लिए इशू किया जाता है। वहीं SF7 जो है वह अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर्स, अगर कोई इंक्वायरी ऑफिसर्स का अगर अपॉइंटमेंट करना हो तो उस केस में हम स्टैंडर्ड फॉर्म 7 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑफ अ चार्ज्ड ऑफिशियल्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सेम केस दिस केस शुड डिल्ट बाय द। यानी अगर किसी आरोपित अधिकारी का अनुशासनात्मक अधिकारी भी उसी मामले में शामिल है तो इस मामले को किसके द्वारा निपटाया जाना चाहिए? जब भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में अगर ये भी इन्वॉल्व हो सेम केस में तो उस केस में जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी होगा वह इसको केस को डील करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अटेंडेंस ऑफ पास होल्डर कैन बी। यानी पास होल्डर का जो अटेंडेंट होता है वह फुल टाइम पेड सर्वेंट होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा, फुल टाइम पेड सर्वेंट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हायर क्लास पास कैन बी इशूड ऑन। यानी जब भी किस कंडीशन में हायर क्लास पास इशू किया जाता है तो इसका सही उत्तर होगा जब भी मेडिकल ग्राउंड्स पर अगर पास इशू किया करना हो तो उसमें आपको एज ए सिचुएशन के बेसिस पर हायर क्लासेज का पासेज इशू किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A ऑन मेडिकल ग्राउंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑफ अ चार्ज ऑफिशियल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सेम केस। ये प्रश्न को रिपीट कर दिया गया है, ये 56 प्रश्न का सेम इसमें कॉपी किया गया था। यहाँ पर नेक्स्ट हायर अथॉरिटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ द ट्रांसफर इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ स्टेशन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू स्टेशन इज लेस देन
1000 किलोमीटर, देन द हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कोई कर्मचारी का ट्रांसफ़र किया जाता है एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पर, प्रशासनिक ग्राउंड पर, जब उसके पुराने स्टेशन से नए स्टेशन के बीच की अगर दूरी लेस देन 1000 किलोमीटर अगर होता है तो इस केस में उसको ज्वाइनिंग टाइम लीव जो दिया जाता है वो 10 डेज का दिया जाता है। अगर वो उसका डिस्टेंस अगर 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक का होगा तो इस केस में ज्वाइनिंग टाइम लीव 12 डेज का दिया जाता है। अगर थर्ड कंडीशन है कि अगर मोर देन 2000 किलोमीटर अगर होगा उसका डिस्टेंस ओल्ड स्टेशन से नए स्टेशन के बीच, तो इस केस में यह 15 डेज का ज्वाइनिंग टाइम लीव दिया जाता है। तो यहाँ पर लेस देन 1000 किलोमीटर बोला गया था, तो इस केस में पहला कंडीशन फुलफिल करेगा एंड 10 डेज कर्मचारी को ज्वाइनिंग लीव के तौर पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर की, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स ऑफ डैश, यानी जो नंबर यहाँ पर दिए गए हैं उसका एवरेज यहाँ पर निकालना है। तो एवरेज के केस में अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा टोटल सम ऑफ नंबर्स होता है और नीचे नंबर्स जितने हमारा टोटल से वो इसको काउंट करके रखना है। तो यहाँ पर सारे नंबर्स को आप ऐड कर दे, 4 + 10 + 5 + 5 और सारी संख्या के यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि 6 की संख्या में टोटल नंबर्स है आपका। सारे को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो आपका निकल कर आएगा वो आपका 24/6 निकल कर आएगा। जब यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 निकल कर आएगा जो इसका एवरेज दिए गए संख्या का होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया, इसमें हमसे x का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बात करें कि 3x - 15 - 6 दिया गया है इक्वल 0 है। तो जितने भी माइनस वाले उसको हम बराबर के राइट साइड में ले जाएंगे। तो 3x यहाँ पर 21 हो जाएगा। 3 का जब 7 टाइम में कट करेंगे तो 21 कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो x का वैल्यू निकल कर आएगा वो 7 निकल कर आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 24। यहाँ पर 12, 16 एंड 24 का यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो सिंपली आप कन्वेंशनल मेथड को यूज करें। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम, 8 टाइम और 12 टाइम में कट जाएगा। फिर यहाँ पर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 4 और 6 टाइम में। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 3 का 3 रह जाएगा। फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर आपका 3 निकल कर आएगा। फिर यहाँ पर आप 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 1, यहाँ का 2 का 2 रिमेंस रह जाएगा और यहाँ पर आपका 1 आएगा। तो इस प्रकार आपको जो निकल कर आएगा वो आपका सारे को फिर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दे, 2 × 2 × 2 × 3 और लास्ट में आपका है 2। यहाँ पर 1 को इसलिए कंसीडर नहीं किए कि क्योंकि सेम यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर ट्रिपल टाइम 2 है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 × 6 यानी टोटल आपका जो निकल कर आएगा वो 48 निकल कर आएगा, जो इस दिए गए नंबर्स का एलसीएम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या जो होता है वह ग्रेटर देन 1 एंड एबव होता है, यानी 1, 2, 3, 4 सो ऑन होता है। ये सारे हमारा नेचुरल नंबर्स होते हैं। वहीं अगर आपसे होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या पूछा जाता है तो यह 0 से स्टार्ट होता है, 3, 4 और सो ऑन आगे इस तरह ही बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर जो नेचुरल नंबर्स होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो यह इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी +1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, पिक आउट द ऑड मैन आउट। यहाँ पर जो 3 संख्या दिए गए 4 संख्या, इसमें सबसे ऑड यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपसे दिया गया है कि 165, 286, 372
और 484 दिया गया है। यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट संख्या को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 + 5 जो कि निकल के आ रहा है 6, तो यह फुलफिल करना है कंडीशंस को। फिर इसी प्रकार हम फर्स्ट और लास्ट को जब ऐड करेंगे 2 + 6 8 आ रहा है, तो ये भी फुलफिल कर रहा है। फिर यहाँ पर हमारा लास्ट को देखेंगे 4 + 4, तो यह हमारा 8 आ रहा है, तो ये भी हमारा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम जैसे 3 + 2 को आप ऐड करेंगे तो 5 आएगा, जो कि यह कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो यही हमारा और दिए गए 4 नंबर्स में से होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी 372 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस अ भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन टू शोकेस द हेरिटेज ऑफ विच स्टेट्स। भारतीय रेलवे ने किस राज्य की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भारत गौरव डिलक्स पर्यटक ट्रेन शुरुआत किया है। तो जो हमारा भारत गौरव डिलक्स ट्रेन की शुरुआत जो किया गया है वह गुजरात स्टेट्स के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रेलवे जो गरवी गुजरात के दौरे के हिस्से के रूप में एक भारत के गौरव डिलक्स एसी पर्यटक ट्रेन की शुरुआत किया है, जिसका अगर बात करें हम तो इसका उद्देश्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत गुजरात राज्य का प्रदर्शन करना है। इसीलिए यह भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन को शोकेस किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच जोन्स ऑपरेट्स द दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, जो जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DHR के नाम से जानते हैं, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, यह NFR के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, यानी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन विच सिटी इज द व्हील एंड एक्सल प्लांट्स ऑफ इंडियन रेलवे लोकेटेड। भारतीय रेलवे का व्हील एंड एक्सल प्लांट्स किस शहर में स्थित है। तो व्हील एंड एक्सल प्लांट को बात करें हम तो इसका नया नाम अब RWF कर दिया गया है, रेल व्हील फैक्ट्री, जो कि हमारा यलहंका बेंगलोर के अंतर्गत है। न्यू नेम कर दिया गया, न्यू नेम रेल व्हील फैक्ट्री। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यलहंका बेंगलोर के अंतर्गत यह व्हील एंड एक्सल प्लांट सिचुएटेड है। नेक्स्ट प्रश्न है, विच इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रेल इन इंडिया। भारत में सबसे लंबी दूरी का जो ट्रेन है, रेल है, वो कौन सा है। तो इसमें सही जो उत्तर होगा वो हमारा विवेक एक्सप्रेस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसकी अगर बात करें टोटल डिस्टेंस का तो यह डिब्रूगढ़ से चलकर कन्याकुमारी तक चलता है, जिसका अगर बात करें हम, यह हमारा भारत की सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस का यह ट्रेन है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक एक्सप्रेस का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 kmph विल कवर द इन 4 आवर्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 20 किलोमीटर की रफ्तार से वह अपना दूरी तय करता है, तो 4 घंटे में टोटल कितना डिस्टेंस तय करेगा। चूँकि आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस का जो हमारा स्पीड दिया गया 20 किलोमीटर पर आवर दिया गया, 4 घंटे तक वह ट्रैवलिंग करता है, तो टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगा वह 80 किलोमीटर्स का वह डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टू लो वेल्डिंग करेंट्स इन आर्क वेल्डिंग वुड रिजल्ट इन, यानी अगर काफ़ी कम मात्रा में अगर वेल्डिंग करंट हो तो इसमें जो आर्क वेल्डिंग का जो रिजल्ट होगा वह क्या होगा। तो इसमें जो आर्क वेल्डिंग का रिजल्ट होगा वो हमारा एक्सेसिव पिलिंग कर देगा। अब वेल्डेड जो मेटल होगा उसका पिलिंग अप मेटल करेगा एक्सेसिव मात्रा में हमारा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, न्यूट्रल फ्लेम हैज रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सप्लाई एज, यानी जो न्यूट्रल फ्लेम होता है हमारा ऑक्सीजन और एसिटिलीन का, उसका वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हमारा जो रेशियो होगा वो 1:1 के रेशियो में होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए यहाँ पर, द टेम्परेचर ऑफ आर्क इन केस ऑफ आर्क बिल्डिंग इज अबाउट, जो हमारा आर्क बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में जो हमारा टेम्परेचर होता है आर्क का, वो हमारा 3600 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आर्क बिल्डिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आर्क बिल्डिंग का एक प्रकार नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखें प्रश्न में नॉट पूछा गया है और आर्क बिल्डिंग का एक प्रकार नहीं है। तो प्लाज्मा हो या इलेक्ट्रोस्लैग हो या सबमरीज हो, तीनों हमारे आर्क बिल्डिंग का टाइप्स होते हैं। लेकिन जो हमारा एयर एसिटिलेंट जो बिल्डिंग होते हैं वो हमारा गैस बिल्डिंग के प्रोसेस पर या फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, आर्क बिल्डिंग यूजेज फ्लोइंग इलेक्ट्रिक सप्लाई, आर्क बिल्डिंग में निम्नलिखित में से विद्युत आपूर्ति का उपयोग होता है एसी एवं डीसी दोनों में। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए माइक्रोमीटर इज यूजुअली यूज टू मेजर, यानी आमतौर पर एक माइक्रोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो माइक्रोमीटर की अगर बात करें तो यह मेनली कोई जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह या कोई हमारा आइटम्स है उसके आउटसाइड या इनसाइड डायमीटर अगर मेजर करना हो काफ़ी परफेक्ट एक्यूरेटली बेसिस पर, तो यह हमारा माइक्रोमीटर्स का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश इज चेक्ड विथ टायर डिफेक्ट गेज, टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से हम जो व्हील का जो डिफेक्ट्स होते हैं जैसे हमारा थिन फ्लेंज, शार्प फ्लेंज, इसके अलावा अगर बात करें तो फ्लैट टायर्स वगैरह हमारा आते हैं व्हील्स के ऊपर, तो उसको चेक करने के लिए हम टायर डिफेक्ट गेज का सहायता लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी करेक्टली रीड विथ अ वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड, न्यूनतम माप जिसे एक वर्नियर कैलिपर के साथ सही एक्यूरेटली बेसिस पर पढ़ा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं। तो कोई भी हम आइटम्स हो उसको अगर मिनिमम यानी काफ़ी लिमिट में अमाउंट्स में अगर हमसे एक्यूरेट बेसिस पर उसको मेजर करना हो स्मॉलेस्ट वैल्यू का, तो उस केस को हम लिस्ट काउंट बोलते हैं उसको, जब उसे हम वर्नियर कैलिपर से हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लिस्ट काउंट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीई, पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट काइंड ऑफ ग्लोव्स शुड बी यूज्ड व्हाइल हैंडलिंग केमिकल्स, रसायनों का हाथ लगाते समय किस प्रकार के दस्तावेजों का उपयोग किया जाना चाहिए। जब भी आप केमिकल्स को हैंडल कर रहे हैं तो उस समय किस प्रकार के ग्लव्स यूज करना चाहिए। तो रबर ग्लव्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, एन इंडक्शन मोटर्स वर्क्स विथ, यानी एक इंडक्शन मोटर जो है वो किसके साथ काम करता है। तो इंडक्शन मोटर जो होता है वो मेनली एसी पर कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन टू अ ट्रांसफार्मर व्हेन द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, जब भी अगर सेकेंडरी टर्न्स अगर कॉइल्स का अगर ज़्यादा हो नंबर्स में प्राइमरी टर्न्स के मुकाबले में, तो इस कंडीशन को हम जो बोलते हैं वो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर बोलते हैं।
इसमें जो वोल्टेज होता है उसको काफ़ी हाई मात्रा में स्टेप्ड किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। द वोल्टेज गेट्स स्टेप्ड अप, ऑप्शन नंबर ए। जब हमारा सेकेंडरी कॉइल्स का जो टर्न्स होगा नंबर्स का वो ग्रेटर देन होगा फर्स्ट के मुकाबले में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यानी जो विद्युत प्रणाली यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं वहाँ पर हमारे जो सर्किट ब्रेकर होता है वो किस काम के लिए होता है। तो इसका पर्पस होता है हमारा कि जो इलेक्ट्रिकल फायर्स हो या हमारा जो ओवर करंट को प्रोटेक्ट करने का काम हमारा यही फायर जो सर्किट ब्रेकर होता है वो हमारा करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इन्वर्टर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो हमारा इन्वर्टर का जो प्राइमरी फंक्शंस होता है, प्राथमिक कार्य, वो होता है कि जो हमारा डीसी करंट होगा, डायरेक्ट करंट, उसको कन्वर्ट करके जो हमारा एसी करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट, उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। डीसी से हमारा लेकर इसको एसी करने का काम हमारा इन्वर्टर ही करता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर बात करें अगर, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज कॉमनली यूज टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक्स। यानी कोई हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो हो सेंसिटिव, उसको अगर वोल्टेज स्पाइक्स के कारण हमें अगर बचाना हो, प्रोटेक्ट करना हो, तो नॉर्मली जो डिवाइस यूज किया जाता है हमारा, वो हमारा सर्ज प्रोटेक्टर को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट एमिनिटीज आर टू बी प्रोवाइडेड टू वर्कर्स इन अ क्लीन एंड सेफ वर्क प्लेस। यानी सेफ वर्क प्लेस और साफ सुथरा काम को प्रोवाइड करने के लिए जो सुविधा प्रोवाइड करवाया जाता है, इसमें हमारा कर्मचारी को उस कंडीशन में हमारा जो फुलफिल करेगा वो एक्सेस टू टॉयलेट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और फर्स्ट एड किट्स, यानी तीनों यहाँ पर फुलफिल करना चाहिए अगर वर्क्स प्लेस को अगर एमिनिटीज के मामले में अगर बेहतर करना हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ड्रिल्ड डीजल्स और एसी लोकोमोटिव्स इन अ डेड एंड साइडिंग, व्हाट इज द मैक्सिमम वर्किंग रेडियस दैट 140 टन क्रेन। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो डेड एंड साइडिंग में अगर पटरी से उतरे डीजल या एसी लोकोमोटिव्स को फिर से अगर रिरेल करने के लिए हमारा जो 140 टन क्रेन का उपयोग किया जाता है, इसका मैक्सिमम वर्किंग रेडियस पूछा गया है। तो मैक्सिमम रेडियस की अगर बात करें हम, जो रिरेल के लिए यूज किया जाता है वो हमारा मैक्सिमम 0.8 मीटर्स का होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि रिरेल करने के लिए आइदर किसी भी एंड से मैक्सिमम 8 मीटर से ज़्यादा इसका वर्किंग रेडियस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डज द टर्म ईओटी स्टैंड्स फॉर इन एन ईओटी क्रेन। ईओटी क्रेन में जो ईओटी शब्द होता है उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें मेनली हमारा 3 तरह के मोशंस होते हैं, एक हमारा होस्टिंग, एक हमारा क्रॉस ट्रैवल मूवमेंट, एक हमारा होता है लॉन्ग ट्रैवल मूवमेंट, यानी टोटल 3 तरह के इसके अंतर्गत मोशंस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन अ रेलवे वर्कशॉप्स व्हाट आर सम ऑफ द पोटेंशियल सेफ्टी हैजार्ड्स दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम द पुअर हाउसकीपिंग प्रैक्टिस। यानी रेलवे वर्कशॉप में अगर खराब हाउसकीपिंग प्रथाओं के परिणाम स्वरूप संभावित सुरक्षा खतरे क्या क्या हो सकते हैं। यानी अगर कोई हाउसकीपिंग प्रैक्टिस अगर पुअर हो तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है कि जो हमारा
रिस्क का जो स्लिपने है वो इंक्रीज कर जाएगा, ताकि और साथ ही साथ ट्रिप्स और फॉल्स होने की संभावना भी इंक्रीज करेंगे हमारा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ब्रेक कैलिपर यूनिट इन अ एलएचबी कोचेज इज माउंटेड ऑन। यानी जो हमारा ब्रेक कैलिपर यूनिट होता है एलएचबी कोचेज में, वो हमारा बोगी क्रॉस बीम जो हमारा होते हैं, ये हमारा बोगी साइड फ्रेम होता है और इसको हमारा जो दोनों कनेक्ट करने का काम करता है उसे हम बोगी क्रॉस बीम बोलते हैं। इसी पर हमारा ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कंप्रेसर इन एन इंडस्ट्रियल सेटिंग। यानी एक इंडस्ट्रियल सेटिंग में जो कंप्रेसर का प्राइमरी फंक्शंस होता है वो क्या होना चाहिए। तो प्राइमरी फंक्शन जो होता है उसका काम होता है टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ गैसेज और एयर। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्रेसर इनलेट फिल्टर इन इट्स ऑपरेशन। यानी कंप्रेसर के इनलेट फिल्टर का क्या काम होता है उसके ऑपरेशंस में। तो जब भी इनलेट फिल्टर की अगर बात करें तो यह जो हमारा एयर जो अंदर की ओर आता है उसमें जो डेब्रिस और कंटामिनेंट्स जो होते हैं उसको रिमूव करने का काम हमारा इनलेट फिल्टर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी रिफ्लेड इन। यानी जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है उसको रिफ्लेड किया जाना चाहिए आफ्टर 1 ईयर्स पर। यानी एक अंतराल पर, 1 ईयर्स के अंतराल पर उसको रिफ्लेड किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल टू एक्सटिंग्विश डैश फायर्स। यानी जो ड्राई केमिकल पाउडर टाइप के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसका प्रयोग हम डीजल, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल तीनों प्रकार की आग को बुझाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट पोर्टेबल पावर टूल इज यूज टू मेक राउंड होल्स थ्रू द वुड और मेटल। यानी लकड़ी या धातु के माध्यम में जो हमारा होल राउंड सेट करने के लिए किस पोर्टेबल बिजली उपकरण का उपयोग करते हैं। जब भी हमें वुड या मेटल्स में अगर हम राउंड होल्स बनाना हो तो हम ड्रिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग हैंड टूल्स इज अनसेफ। निम्नलिखित में से कौन सा जो हैंड टूल्स है वो अनसेफ है। तो जो हमारा हैमर जो डेंटेड हेड के साथ होता है वो हमारा अनसेफ हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम, बीच ऑफ द फॉलोइंग हैंड टूल्स इज अनसेफ, प्रश्न को रिपीट किया गया है। तो ए हैमर इज डेंटेड हेड के साथ अगर होगा तो वो हमारा अनसेफ होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द हक बोल्टिंग प्राइमरली यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यानी जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में जो हक बोल्टिंग का प्राइमरी होता है वो क्या होता है, टू ज्वाइनिंग एंड फास्टनिंग स्टील कंपोनेंट्स। यानी स्टील कंपोनेंट्स को ज्वाइनिंग और फास्टनिंग करने का काम हमारा हक बोल्टिंग करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ़ यू सस्पेक्ट अ हेड और नेक इंजरी व्हाट विल यू डू। यानी यदि आपको सिर या गर्दन का चोट का संदेह है तो इस केस में आप सबसे पहले जो बात करें हम तो इस केस में सबसे पहले आप हेड को सपोर्ट करें और नेक को पोजीशन को जो हमारा नॉर्मल पोजीशन होता है उसमें उसको फाउंड करने के काम करेंगे, यानी सहारा देने का। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टू ट्रीट अ नोज ब्लीड होल्ड प्रेशर ऑन द ब्रिज ऑफ द नोज एंड
हैव द पर्सन्स, यानी यहाँ पर अगर बात करें कि अगर नोज ब्लेड का इलाज करने के केस में अगर बात करें तो जो नोज का जो पुल का जो दबाव होता है वह व्यक्ति को किस कंडीशन में रखना चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा हमारा लीन स्लाइटली फॉरवर्ड कंडीशन में रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के भाग 17 में जो टोटल अनुच्छेद है वो कितने अनुच्छेद है, तो 343 यानी 340 से लेकर 351 तक टोटल 9 आर्टिकल्स को रखे गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नेम द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज फॉर होम हिंदी ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस कर्मचारी की श्रेणी का नाम बताइए जिसे हिंदी के प्रशिक्षण की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो टोटल इस प्रकार ट्रेनिंग के बेसिस पर हमें 4 प्रकार में डिवाइड किए गए हैं कर्मचारी की कैटेगरी का। इसमें हमारा जो क्लास ए कैटेगरी जो होता है, कैटेगरी ए, जिसमें हिंदी का अगर बात करें लैंग्वेज का तो टोटली हिंदी होता है, तो इस केस में हमें हिंदी ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट इस केस में नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कैटेगरी ए है इसका जो मदर टंग की अगर बात करें मातृभाषा का तो ऑलरेडी हिंदी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इनटू हाउ मेनी रीजन्स इंडियन स्टेट्स हैव बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, यानी राजभाषा नियम के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो एज अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो टोटल 3 रीजन्स में ए बी सी रीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 रीजन्स में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी हिंदी कोर्सेज आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। तो टोटल 3 पाठ्यक्रम हैं, प्रबोध, प्रवीण और पराग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम तो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कंटेंट प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज, संविधान के इस भाग में राजभाषा के संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो यह पार्ट 17 में यानी भाग 17 में किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज की रिगार्डिंग संविधान में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संघ का जो राजभाषा है वह हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट है, यानी देवनागरी लिपि में हिंदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। और यह मेंशन किया गया हमारा जो 343 का सब रूल 1 है उसमें यह बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स ओडिशा फॉल्स अंडर विच रीजन्स, यहाँ पर ओडिशा जो राज्य है वो राजभाषा नियम के अनुसार उसको किस क्षेत्र में रखा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो रीजन सी के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर इनलिस्टेड इन द 8th शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को वर्तमान में शामिल किया गया है। तो इसकी टोटल नंबर्स 22 की संख्या में है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी समिति या कमेटी, तो भारतीय जो केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष है वो प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स उत्तर प्रदेश फॉल्स अंडर बीच रीजन्स, राजभाषा नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यह रीजन ए के अंतर्गत आता है, यानी क्षेत्र ए के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने साथी के साथ ये पेपर सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।